के विद्यार्थियों, कल की जो क्लास हुई थी हमने नाटक के नायकत्व की जो अवधारणा है अर्थात नाटक के केंद्रीय पात्र जो हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की और हमने ये देखा कि नाटक के जो केंद्रीय पात्र हैं नंद तथा सुंदरी दोनों उस नाटक की धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द सारे के सारे पात्र विचरण करते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम अब नाटक के जो अन्य जो तत्व हैं उनकी भी बात कर लें। तो अगला जो तत्व है वह है संवाद। चूंकि नाटक एक दृश्य और श्रव्य विधा है और नाटक मंच के लिए बने होते हैं और मंच पर वही नाटक सक्सेस है, सफल है, जो कि अपनी संवाद योजना में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। चूंकि मोहन राकेश खुद एक रंगकर्मी थे और उन्हें रंगमंच का पर्याप्त अनुभव था, अतः वो एक रंगमंच के विद्वान होने के नाते उन्हें ये समझ थी कि रंगमंच पर नाटक की संवाद योजना कैसी होनी चाहिए। तो यही जो अनुभव है वह उनके इस नाटक में भी परिलक्षित होता है और संवाद योजना के अनुसार यह नाटक एक सफल कृति कही जाती है। किसी भी नाटक के लिए उसकी जो सफलता है संवादों की वह बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि संवाद कैसे हैं, जो नाटक में जो संवाद बोले जा रहे हैं, डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वो उनका सिंटैक्स कैसा है, वो कितने व्यंग्यपूर्ण हैं, कितने लच्छेदार हैं अगर सरल शब्दों में कहें, और दर्शक वर्ग की मेधा के अंदर पहुंचने की उनकी क्षमता क्या है, उस हिसाब से देखें तो यह जो नाटक है इसके जो संवादीय अंश है बहुत संक्षिप्त संवादों का प्रयोग किया गया है। संवाद बहुत व्यंग्यात्मक है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर उसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है तथा संवाद बिल्कुल चलते हुए हैं जो आम बोलचाल की भाषा को अंगीकृत किए हुए हैं। तो अगर हम संवादों के दृष्टिकोण से इस नाटक को परखें तो यह नाटक एक सफल नाटक चला जाता है हमारे दृष्टिकोण में। इसमें जो संवाद आए हैं वह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय पात्रों के अधिक संवाद हैं बजाय जो गौण पात्र हैं उनके, क्योंकि यह जो संवाद योजना थी यह पूरी तरह से आरोपित होती है इस नाटक के देश काल और वातावरण पर। अगर हम दूसरे तत्व की बात करें देश काल वातावरण, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो कि नंदवन से संबंधित है, उस समय का जो परिप्रेक्ष्य है वह मोहन राकेश ने भली भांति अपनी मंचीय योजना में दृश्य विधान में परिलक्षित किया गया है, क्योंकि इसमें जो इसकी प्रोप्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वह इस नाटक की देश काल वातावरण की योजना से पूरी तरह से मेल खाती है। अर्थात कहीं भी ऐसा कोई तत्व मोहन राकेश ने इस नाटक में नहीं डाला जो कि देश काल वातावरण को लेकर कुछ गफलत पैदा हो। चूंकि यह एक ऐतिहासिक नाटक है और ऐतिहासिक तथ्यों का साम्य इस नाटक के रंगमंच पर होना चाहिए, तो भली भांति वह मोहन राकेश करने में सफल सिद्ध हुए। एक तीसरा जो तत्व है वह है भाषा योजना। अगर हम बात करें तो यह जो नाटक है भाषा के विधान के दृष्टिकोण से किस तरह का है, तो हम बात करेंगे पहले, चूंकि ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का नाटक है और उस समय जो भाषा थी वो मूलतः संस्कृत निष्ठ थी। तो मोहन राकेश अब चूंकि संस्कृत का नाटक तो बना नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत की शब्दावली का भरपूर दोहन यहाँ पर किया है। अर्थात इसकी जो नाटक की भाषा है वह तत्सम शब्द प्रधान है, लेकिन तत्सम प्रधान शब्दावली होते हुए भी वह द्रूह भाषा नहीं है, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस नाटक को यदि रंगमंच पर खेला जाता है तो जो दर्शक वर्ग है वह सामान्य मनोदशा वाला होगा, उसका बौद्धिक स्तर सामान्य होगा, इसलिए इस नाटक की भाषा संस्कृत युक्त होते हुए भी बोधगम्य है। इसके अलावा मोहन राकेश ने एक सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है, चलती हुई भाषा जो कि मन को भी छूती है, जो बौद्धिक वर्ग के लिए भी अनुकूल है तथा वह वर्ग जो कि कम पढ़ा लिखा है वह भी इस नाटक के जो वक्तव्य है, जो संवाद है, जो वैचारिक द्वंद्व है उसको भली भांति
पकड़ने में सक्षम है। तो मोहन राकेश की एक विशेषता है। इसके अलावा मोहन राकेश नाटक में कहीं कहीं आम बोलचाल की जो डायलेक्शन है, संवाद योजना है, उसको भी पकड़ कर रखते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वह दोनों तरह के हैं, अभिजात्य वर्ग भी है और कम अभिजात्य वर्ग है, दोनों इस नाटक को भली भांति ग्रहण कर सके। तो अगर हम बात करें तो यह जो नाटक है वह क्लासिक नाटक है, जो कि पाश्चात्य नाटक अर्थात पाश्चात्य रंगमंच तथा भारतीय क्लासिक जो संस्कृत रंगमंच होता था, उन दोनों की एक मध्य अवस्था है। अर्थात दोनों के बेहतरीन गुणों को इसमें मोहन राकेश ने समाहित कर दिया है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह एक बेहतरीन नाटक बन पड़ा है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली जो तत्व है वह है अभिनयशीलता, क्योंकि रंगमंच नाटक के लिए बहुत जरूरी, निहायत अनिवार्य तत्व है। रंगमंच के बिना नाटक की संकल्पना हो ही नहीं सकती। अगर कोई नाटक रंगमंच पर असफल है अर्थात उसकी अभिनयता वहां पर संदिग्ध है, तो वह नाटक फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आलोच्य नाटक की बात करें, भैरव के राजहंस, यह लिखे जाने से लेकर वर्तमान तक देश और विदेश में बहुत बार इसका विभिन्न रंगकर्मियों ने सफलतापूर्वक मंचन किया जा चुका है। और आज तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसके जो दृश्य विधान है यह पूरी तरह से रंगमंच के ऊपर अभिनीत किए जा सकते हैं। और चूंकि मोहन राकेश खुद एक रंगकर्मी थे, तो वह इसकी सीमा जानते थे कि कौन सा दृश्य मंच के ऊपर मंचित करना कठिन है और कौन सा दृश्य मंच के ऊपर थोड़ा सा कम सहज होगा। लेकिन मोहन राकेश ने इन सब का निराकरण भली भांति करके दृश्य विधान जो योजना प्रस्तुत की है वह मंच के अनुकूल की है। और आज के अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाले युग की बात करें तो बहुत बहुत शानदार ऑडियो और विजुअल इफेक्ट के साथ यह जो नाटक है भली भांति मंचित किया जा सकता है। तो मंच के दृष्टिकोण से या रंगमंचीयता अभिनयशीलता के दृष्टिकोण से यह एक सफल नाटक बन पड़ा है। अब जो इसका अंतिम तत्व है वह है अब उद्देश्य, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। कोई भी कलाकार यदि किसी कलाकृति का सृजन करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो मोहन राकेश का भी एक प्रयोजन था, और वह प्रयोजन था कि सदियों से जो जो द्वंद्व इंसान को ग्रसित करता आ रहा है, सदियों से, जो न केवल आदिकाल में था बल्कि वर्तमान में भी है। क्योंकि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही आज के मानव की भी विडंबना है। आज का मानव एक तरफ तो भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं उसे शांति की या मन को शांत करने के वाले सुख की भी तलाश है। और इस द्वैधता वाले, इस द्वंद्व वाले वातावरण में आज का मानव भी जीवित है, आज का मानव भी पीड़ित है, सशंकित है। जो पीड़ा नंद की थी, चुनने में असमर्थता या चुनाव की असक्षमता, वो आज के मानव की भी है। तो कहीं ना कहीं यह नाटक ऐतिहासिकता बोध को यथार्थ बोध में, आधुनिकता बोध में पुनर्जीवित कर रहा है। जैसा कि मोहन राकेश ने शुरुआत में कह दिया कि यह एक पुनराख्यान है, तो वास्तव में यह पुनराख्यान युगों युगों से चलती आ रही उस द्वैधता का, उस किम कर्तव्य विमूढ़ता का एक आधुनिक संदर्भ प्रस्तुत करता है। जो पीड़ा आदिकाल में नंद की थी, जो संशय, जो दुविधा या जो द्वंद्व नंद का था, वो आज के आधुनिक मानव का भी है। लेखक ने, नाटककार ने अपनी उस संवेदना को आधुनिकता बोध के साथ ऐतिहासिकता के वातावरण में लपेटकर बहुत अच्छी ये क्लासिक कलाकृति का निर्माण किया है, जो कि नाटक के सभी तत्वों को अगर हम सम्यक दृष्टिकोण से देखें तो आलोच्य कृति बहुत हद तक सफल है। और अगर हम बात करें मोहन राकेश की इस कलाकृति की, तो मोहन राकेश ने न केवल भारतीय हिंदी नाटक में, बल्कि अगर समग्र नाट्य साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण नाट्य साहित्य में
यह एक बेहतरीन नाट्य कृति के रूप में सामने आती है, जो कि हिंदी साहित्य की